हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नॉलेज लाइफ। फ्रेंड्स, आज हम लोग लूसेंट ऑब्जेक्टिव में भारतीय राज्य व्यवस्था को देखेंगे, जिसमें भारत का संवैधानिक इतिहास और संविधान सभा को पढ़ेंगे। तो चलिए बिना देर के हुए शुरू करते हैं आज के इस सेशन को और देखते हैं सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को। तो हमारा पहला प्रश्न है, बी आर अम्बेडकर और महात्मा गांधी के मध्य सन 1932 में हस्ताक्षरित पूना समझौते में प्रावधान था। तो बी आर अम्बेडकर और महात्मा गांधी के मध्य सन 1932 में हस्ताक्षरित पूना समझौते में जो है हरिजनों के लिए आरक्षण सहित संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र का प्रावधान था। ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। हरिजनों के लिए आरक्षण सहित संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र का प्रावधान था। प्रश्न संख्या 2 है, वह कौन सा अधिनियम था जिसने भारत में सत्ता ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश क्राउन में स्थानांतरित की थी? तो ये कौन सा अधिनियम था? तो ये अधिनियम था भारत सरकार अधिनियम 1858 का। ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 3 है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई? तो ये किस अधिनियम के द्वारा जो है भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई? तो ये की गई थी भारतीय परिषद अधिनियम 1861 के तहत। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, भारतीय परिषद अधिनियम 1861। प्रश्न संख्या 4 है, यह सिद्धांत कि स्वतंत्र भारत के लिए नए संविधान को तैयार करना मुख्यतः खुद भारतीयों की जिम्मेवारी होनी चाहिए, पहली बार निम्नलिखित में से किस एक में स्वीकार किया गया था? तो ये किस एक में जो है स्वीकार किया गया था? तो ये किया गया था लिनलिथिगो का अगस्त प्रस्ताव में। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, लिनलिथिगो का अगस्त प्रस्ताव में। प्रश्न संख्या 5 है, रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया था। तो रेगुलेटिंग एक्ट कब पारित किया गया था? तो ये किया गया था आपका 1773 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर ए हमारे यहाँ बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, 1773 ईस्वी में जो है रेगुलेटिंग एक्ट को पारित किया गया था। प्रश्न संख्या 6 है, भारत के गवर्नर जनरल को किस एक्ट के द्वारा अपनी समिति के निर्णय को अस्वीकार करने का अधिकार मिला? तो भारत के गवर्नर जनरल को किस एक्ट के द्वारा जो है अपनी समिति के निर्णय को अस्वीकार करने का अधिकार मिला? तो ये मिला था 1786 का अमेंडमेंट एक्ट। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, 1786 का अमेंडमेंट एक्ट। प्रश्न संख्या 7 है, महारानी विक्टोरिया को भारत की साम्राज्ञी नियुक्त किया गया था। तो ये कब किया गया था? तो ये किया गया था 1876 ईस्वी में। प्रश्न संख्या 8 है, साम्राज्ञी विक्टोरिया ने 1858 की घोषणा में भारतीयों को बहुत सी चीज़ें दिए जाने का आश्वासन दिया था। निम्न आश्वासनों में से कौन सा ब्रिटिश शासन ने पूरा किया था? तो ये किया था आपका देसी रजवाड़ों की यथा स्थिति बनाए रखी जाएगी। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, देसी रजवाड़ों की यथा स्थिति बनाए रखी जाएगी। प्रश्न संख्या 9 है, मिंटो मार्ले सुधार का उद्देश्य क्या था? तो मिंटो मार्ले सुधार का जो उद्देश्य था वो क्या था? तो ये था पृथक निर्वाचन प्रणाली का। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो मिंटो मार्ले सुधार का जो उद्देश्य था वो था पृथक निर्वाचन प्रणाली। प्रश्न संख्या 10 है, मार्ले मिंटो सुधार बिल किस वर्ष में पारित किया गया? मार्ले मिंटो सुधार बिल ये किस वर्ष में पारित किया गया था? तो ये किया गया था 1909 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 11 की ओर। प्रश्न संख्या 11 है, मुसलमानों के लिए अतिरिक्त निर्वाचन मंडल प्रारंभ में किसके द्वारा लाया गया था? तो मुसलमानों के लिए अतिरिक्त निर्वाचन मंडल प्रारंभ में किसके द्वारा लाया गया था? तो ये लाया गया था मार्ले मिंटो सुधार 1909 के तहत। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, मार्ले मिंटो सुधार 1909 में। प्रश्न संख्या 12 है, 1909 के इंडियन काउंसिल एक्ट में किस बात की व्यवस्था की गई थी? तो 1909 के इंडियन काउंसिल एक्ट में किस बात की व्यवस्था की गई थी? तो ये की गई थी सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की।
ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो 1909 के इंडियन काउंसिल एक्ट में जो है सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था की गई थी। प्रश्न संख्या 13 है, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार में प्रावधानों का सार था। तो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार में जो है किन प्रावधानों का सार था, तो ये था प्रांतों में दोहरा शासन का। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार में जो है प्रांतों में दोहरा शासन का प्रावधानों का सार था। प्रश्न संख्या 14 है, प्रश्न संख्या 14 है, 1946 का कैबिनेट मिशन 3 मंत्रियों से गठित था। निम्नलिखित में से कौन इसका सदस्य नहीं था? तो इसमें से कौन इसका सदस्य नहीं था? तो ये था लॉर्ड एमरी। कौन? लॉर्ड एमरी जो है 1946 का कैबिनेट मिशन में जो 3 मंत्रियों से गठित था उसमें से लॉर्ड एमरी जो था ये सम्मिलित इसका सदस्य नहीं था। ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 15 है, कैबिनेट मिशन योजना के विषय में कौन सा सही नहीं है? तो यहाँ पे दे रखा है कौन सा सही नहीं है, तो ये सही नहीं है पाकिस्तान की स्वीकृति। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। पाकिस्तान की स्वीकृति जो है ये कैबिनेट मिशन योजना के विषय में सही नहीं है। प्रश्न संख्या 16 है, भारत का संविधान लागू होने तक स्वतंत्रता के पश्चात इसका शासन किसके अंतर्गत चलाया गया? तो भारत का संविधान लागू होने तक स्वतंत्रता के पश्चात इसका शासन जो है किसके अंतर्गत चलाया गया? तो ये चलाया गया 1935 के भारत सरकार अधिनियम के अनुसार। ऑप्शन नंबर सी हमारा है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, 1935 के भारत सरकार अधिनियम के अनुसार। प्रश्न संख्या 17 है, भारतीयों को वर्ष 1947 में सार्वभौम सत्ता सौंपने की योजना निम्न में से किस नाम से जानी गई? तो भारतीयों को वर्ष 1947 में सार्वभौम सत्ता सौंपने की योजना जो है ये किस नाम से जानी गई? तो ये जानी गई माउंटबेटन योजना नाम से। ऑप्शन नंबर सी हमारा है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, माउंटबेटन योजना के नाम से जो है ये जानी गई। प्रश्न संख्या 18 है, कह रहा है कौन सुमेल नहीं है? तो इसमें कह रहा है कौन सुमेल नहीं है? तो मार्ले मिंटो सुधार जो है ये सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व ये बिल्कुल सही है। भारत सरकार अधिनियम 1935 व शासन ये भी बिल्कुल सही है। और कैबिनेट मिशन संविधान सभा का गठन ये भी बिल्कुल सही है। लेकिन साइमन कमीशन भारत विभाजन ये जो है बिल्कुल ही गलत है। तो ऑप्शन नंबर जो है डी हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पूछ रहा था कौन सुमेलित नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी साइमन कमीशन भारत विभाजन ये गलत है। प्रश्न संख्या 19 है, भारत शासन अधिनियम 1919 के अंतर्गत विधायिका का अंतिम निर्वाचन किस वर्ष में किया गया था? तो भारत शासन अधिनियम 1919 के अंतर्गत विधायिका का अंतिम निर्वाचन ये किस वर्ष में किया गया था? तो ये किया गया था आपका 1945 में। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 20 है, अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान शामिल किया गया था। तो ये कब किया गया था? तो ये किया गया था भारत सरकार अधिनियम 1935 में। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान जो है ये भारत सरकार अधिनियम 1935 में शामिल किया गया था। प्रश्न संख्या 21 है, निम्न में से किस अधिनियम ने केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली को स्थापित किया? तो किस अधिनियम ने जो है केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली को स्थापित किया? तो ये किया था भारत शासन अधिनियम 1935। तो भारत शासन अधिनियम 1935 के अधिनियम के तहत जो है केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली को स्थापित किया गया। प्रश्न संख्या 22 है, प्रश्न संख्या 22 है, संघीय प्रणाली का पहला प्रयास भारत सरकार अधिनियम डैश द्वारा किया गया था। तो संघीय प्रणाली का पहला प्रयास भारत सरकार अधिनियम 1935 द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर सी हमारा है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा। प्रश्न संख्या 23 है, किस अधिनियम की प्रमुख विशेषता प्रांतीय स्वायत्तता थी? तो किस अधिनियम की प्रमुख विशेषता जो है ये प्रांतीय स्वायत्तता थी? तो ये था आपका 1935 का।
1935 का अधिनियम जो था ये इसी अधिनियम की प्रमुख विशेषता जो थी ये प्रांतीय स्वायत्तता थी। प्रश्न संख्या 24 है, भारत में सचिव का पद किसके द्वारा निर्मित किया गया था? तो भारत में सचिव का पद ये किसके द्वारा निर्मित किया गया था? तो ये किया गया था आपका भारत सरकार अधिनियम 1858 के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी हमारा है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। भारत में सचिव का पद जो है भारत सरकार अधिनियम 1858 के द्वारा जो है निर्मित किया गया था। प्रश्न संख्या 25 है, किस भारत सरकार अधिनियम के तहत पहली बार विधायिका में कुछ निर्वाचित प्रतिनिधित्व की मंजूरी दी गई? तो ये किस भारत सरकार अधिनियम के तहत जो है पहली बार विधायिका में कुछ निर्वाचित प्रतिनिधित्व की मंजूरी दी गई? तो ये दी गई आपका भारत सरकार अधिनियम 1909 में। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो भारत सरकार अधिनियम 1909 के तहत जो है पहली बार विधायिका में कुछ निर्वाचित प्रतिनिधित्व की मंजूरी दी गई। प्रश्न संख्या 26 है, भारत शासन अधिनियम 1935 द्वारा स्थापित संघ में अवशिष्ट शक्तियाँ किसे दी गई थी? तो भारत सरकार अधिनियम 1935 द्वारा स्थापित संघ में अवशिष्ट शक्तियाँ ये किसे दी गई थी? तो ये दी गई थी गवर्नर जनरल को। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 27 है, किस अधिनियम को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से जाना जाता है? तो किस अधिनियम को जो है मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से जाना जाता है? तो ये जाना जाता है आपका भारत शासन अधिनियम 1919 को। ऑप्शन नंबर बी हमारा है जो है यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 28 की ओर। प्रश्न संख्या 28 कह रहा है, सूची 1 तथा सूची 2 का सुमेल कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। तो यहाँ पे सूची एक को जो है 2 से मैच करना है। आइए देख लेते हैं। पहला कह रहा है अगस्त घोषणा, तो अगस्त घोषणा ये लॉर्ड मॉन्टेग्यू के साथ जो है मैच कर जाएगा, लॉर्ड मॉन्टेग्यू। उसके बाद कह रहा है अगस्त प्रस्ताव, तो अगस्त प्रस्ताव ये हो जाएगा आपका लॉर्ड लिनलिथिगो। उसके बाद कह रहा है अगस्त संकल्प, तो अगस्त संकल्प ये आपका मैच कर जाएगा महात्मा गांधी से। और प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस ये हो जाएगा आपका मोहम्मद अली जिन्ना के साथ। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर ए यहाँ जो है ये बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 29 की ओर। प्रश्न संख्या 29 है, किस भारत सरकार अधिनियम के तहत पहली बार विधायिका में कुछ निर्वाचित प्रतिनिधित्व की मंजूरी दी गई? तो यहाँ भी मैच करना है, तो आइए मैच कर लेते हैं। सबसे पहले कह रहा है भारत सरकार अधिनियम 1919, तो ये आपका मैच कर जाएगा प्रांतों में द्वैध शासन। हम यहाँ पे साइड में लिख लेते हैं क्योंकि यहाँ पे मैच करने का जगह नहीं है, तो यहाँ पे ए हो जाएगा, ए का 3 के साथ मैच कर जाएगा। उसके बाद है भारत सरकार अधिनियम 1935, तो ये मैच कर जाएगा आपका प्रांतीय स्वायत्तता, सॉरी इसका बी हो जाएगा। उसके बाद है मिंटो मार्ले सुधार 1909, तो ये आपका मैच कर जाएगा सांप्रदायिक निर्वाचन के साथ, तो यहाँ पे 4 में आपका सी हो जाएगा। और उसके बाद है भारत परिषद अधिनियम 1861, तो ये मैच कर जाएगा आपका सती प्रथा का अंत के साथ, तो ये आपका डी हो जाएगा, डी। और एक बच गया आपका भारत सरकार अधिनियम 1858, तो ये आपका सीधा सीधा मैच कर जाएगा 5 के साथ। तो इसमें जो कूट है ये कौन सा हो जाएगा? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, ए का 3, बी का 1, सी का 4, डी का 2 और ई का 5। तो फ्रेंड्स, भारत का संवैधानिक इतिहास में कुल 29 प्रश्न ही थे जिसको हम लोगों ने कवर किया। अब हम लोग देखेंगे संविधान सभा को, तो चलिए बढ़ते हैं संविधान सभा की ओर। संविधान सभा इस टॉपिक में जो है टोटल 70 प्रश्न है, जो कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू कर लेते हैं। तो हमारा पहला प्रश्न है, 1922 ईस्वी में निम्नलिखित में से किसके द्वारा यह उद्गार व्यक्त किया गया कि भारतीय संविधान भारतीयों की इच्छा अनुसार होगा? तो ये किसके द्वारा जो है ये उद्गार व्यक्त किया गया? तो ये किया गया महात्मा गांधी जी के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए हमारा है बिल्कुल
राइट आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी। प्रश्न संख्या 2 है, 1924 ईस्वी में किसके द्वारा ब्रिटिश सरकार से यह मांग की गई कि भारतीय संविधान के निर्माण के लिए संविधान सभा का गठन किया जाए। तो ये किसके द्वारा जो है ब्रिटिश सरकार से यह मांग की गई कि भारतीय संविधान के निर्माण के लिए संविधान सभा का गठन किया जाए। तो ये किया गया था मोतीलाल नेहरू के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी जो है हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 3 है, संविधान सभा के विचार का औपचारिक रूप से प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया। तो संविधान सभा के विचार का औपचारिक रूप से प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया। तो ये किया गया एम.एन. रॉय के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 4 है, संविधान सभा को किसने मूर्त रूप प्रदान किया। तो संविधान सभा को किसने जो है मूर्त रूप प्रदान किया। तो ये किया जवाहरलाल नेहरू ने। ऑप्शन नंबर डी हमारा जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 5 है, कांग्रेस ने किस वर्ष किस प्रकार के बाह्य हस्तक्षेप के बिना भारतीय जनता द्वारा संविधान के निर्माण की मांग को लेकर प्रस्ताव पारित किया था। तो जो है कांग्रेस ने किस वर्ष किस प्रकार के बाह्य हस्तक्षेप के बिना जो है भारतीय जनता द्वारा संविधान के निर्माण की मांग को लेकर प्रस्ताव पारित किया था। तो ये किया था आपका 1936 में। ऑप्शन नंबर सी जो है हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 6 है, 1938 में किस व्यक्ति ने वयस्क मताधिकार के आधार पर संविधान सभा के गठन की मांग की थी। तो 1938 में जो है किस व्यक्ति ने वयस्क मताधिकार के आधार पर संविधान सभा के गठन की मांग की थी। तो ये किया था जवाहरलाल नेहरू ने। ऑप्शन नंबर ए बी जो है हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, जवाहरलाल नेहरू। प्रश्न संख्या 7 है, वर्ष 1942 में किस योजना के तहत यह स्वीकार किया गया कि भारत में एक निर्वाचित संविधान सभा का गठन होगा जो युद्धोपरांत संविधान का निर्माण करेगी। तो ये जो है किस योजना के तहत ये स्वीकार किया गया। तो ये किया गया था आपका क्रिप्स योजना के तहत। ऑप्शन नंबर ए जो है हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 8 है, संविधान सभा के गठन की मांग सर्वप्रथम 1895 में किसके द्वारा प्रस्तुत की गई। तो संविधान सभा के गठन की मांग सर्वप्रथम 1895 में किसके द्वारा प्रस्तुत की गई। तो ये की गई थी बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। ऑप्शन नंबर डी जो है हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 9 है, भारत की संविधान सभा गठित करने का आधार क्या था। तो भारत की संविधान सभा गठित करने का आधार क्या था। तो ये था कैबिनेट मिशन प्लान 1946। ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 10 है, भारत की संविधान सभा किसके अनुसार गठित की गई। तो भारत की संविधान सभा किसके अनुसार गठित की गई। तो ये की गई थी कैबिनेट मिशन योजना के तहत। ऑप्शन नंबर डी जो है हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 11 है, सन 1936 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा संविधान सभा के गठन की मांग कहाँ पर हुए अधिवेशन में रखी गई। तो ये जो है संविधान सभा के गठन की मांग जो है कहाँ पर हुए अधिवेशन में रखी गई थी। तो ये रखी गई थी फैजपुर में। ऑप्शन नंबर सी जो है हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 12 है, कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान सभा में कुल कितने सदस्य होते थे। तो कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान सभा में कुल कितने सदस्य होते थे। तो ये होते थे 389, 389। ऑप्शन नंबर ए जो है हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 13 की ओर। प्रश्न संख्या 13 है फ्रेंड्स, प्रस्तावित मूल संविधान में कुल सदस्यों का विभाजन किस प्रकार होना निश्चित हुआ था। तो प्रस्तावित मूल संविधान में कुल सदस्यों का विभाजन किस प्रकार होना निश्चित हुआ था। तो ये ब्रिटिश प्रांतों के 292 प्रतिनिधित्व, ये भी सही है। बी कह रहा है देशी रियासतों के 93 प्रतिनिधि, ये भी ठीक है। ऑप्शन नंबर सी है मुख्य कमिश्नरी क्षेत्रों के 4 प्रतिनिधित्व, ये भी सही है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, उपयुक्त सभी। प्रश्न संख्या 14 है, संविधान सभा में विभिन्न प्रांतों के लिए 292 सदस्यों का निर्वाचन होना था। इनमें से कांग्रेस के कितने प्रतिनिधि निर्वाचित होकर आए। तो इनमें से जो है कांग्रेस के कितने प्रतिनिधि निर्वाचित होकर आए। तो ये आए थे 208। ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा
बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 15 है, पुनर्गठन के फलस्वरूप वर्ष 1947 में संविधान सभा के सदस्यों की संख्या कितनी रह गई? तो पुनर्गठन के फलस्वरूप वर्ष 1947 में संविधान सभा के सदस्यों की संख्या कितनी रह गई? तो ये रह गई थी 299। ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 16 है, संविधान सभा पुनर्गठित में देशी रियासतों के लिए कितने प्रतिनिधि थे? तो कितने प्रतिनिधि थे? तो ये थे 70। ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 17 है, पुनर्गठित संविधान सभा में विभिन्न प्रांतों के लिए कितने प्रतिनिधि थे? तो ये कितने प्रतिनिधि थे? तो ये थे 229। ऑप्शन बी जो है हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। पुनर्गठित संविधान सभा में विभिन्न प्रांतों के लिए जो है 229 प्रतिनिधि थे। प्रश्न संख्या 18 है, कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संविधान निर्मात्री परिषद में प्रत्येक प्रांत की आवंटित सदस्य संख्या निर्धारित करने के लिए एक प्रतिनिधि कितनी जनसंख्या के अनुपात में था? तो कितनी जनसंख्या के अनुपात में था? तो ये था आपका 10 लाख व्यक्ति। ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। तो कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संविधान निर्मात्री परिषद में प्रत्येक प्रांत की आवंटित सदस्य संख्या निर्धारित करने के लिए एक प्रतिनिधि जो है ये कितनी जनसंख्या के अनुपात में था? तो 10 लाख की। प्रश्न संख्या 19 है, संविधान सभा के सदस्यों को निम्न में से किसने प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किया? तो संविधान सभा के सदस्यों को जो है किसने प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किया? तो ये किया था प्रांतों की विधानसभा। तो ऑप्शन नंबर जो है ए हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 20 की ओर। प्रश्न संख्या 20 है, संविधान सभा में किस प्रांत का प्रतिनिधित्व सबसे अधिक था? तो संविधान सभा में किस प्रांत का प्रतिनिधित्व जो है सबसे अधिक था? तो ये था संयुक्त प्रांत का। ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। संयुक्त प्रांत का जो है संविधान सभा में सबसे अधिक प्रतिनिधित्व था। प्रश्न संख्या 21 है, संविधान सभा में किस देशी रियासत के प्रतिनिधि ने भाग नहीं लिया था? तो किस देशी रियासत के प्रतिनिधि ने भाग नहीं लिया था? तो ये नहीं लिया था आपका हैदराबाद का। ऑप्शन नंबर सी जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। हैदराबाद के जो के प्रतिनिधि जिनने जो है इसमें भाग नहीं लिया था संविधान सभा में। प्रश्न संख्या 22 है, बी.आर. अम्बेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन हुआ था, तो ये कहाँ से हुआ था? तो ये हुआ था आपका पश्चिम बंगाल से। ऑप्शन नंबर ए जो है हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। पश्चिम बंगाल से बी.आर. अम्बेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन हुआ था। प्रश्न संख्या 23 है, मुस्लिम लीग ने किस कारण संविधान सभा का बहिष्कार किया? तो मुस्लिम लीग ने जो है किस कारण संविधान सभा का बहिष्कार किया? तो ये किया था मुस्लिम लीग मुस्लिमों के लिए एक अलग संविधान सभा चाहता था। ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। मुस्लिम लीग मुस्लिमों के लिए एक अलग संविधान सभा चाहता था, इसी के कारण जो है संविधान सभा का बहिष्कार किया। प्रश्न संख्या 24 है, संविधान सभा का चुनाव निम्न में से किस आधार पर हुआ? तो संविधान सभा का चुनाव जो है ये किस आधार पर हुआ था? तो ये हुआ था आपका वर्गीय मताधिकार के आधार पर। ऑप्शन नंबर डी जो है यहाँ बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। वर्गीय मताधिकार के आधार पर जो है संविधान सभा का चुनाव हुआ था। प्रश्न संख्या 25 है, संविधान सभा के सदस्य प्रतिनिधि थे, तो संविधान सभा के सदस्य प्रतिनिधि कौन थे? तो ये जो थे जनता द्वारा अप्रत्यक्ष निर्वाचित प्रतिनिधि थे। ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा। जनता द्वारा अप्रत्यक्ष निर्वाचित जो सदस्य थे। प्रश्न संख्या 26 है, भारतीय संविधान निर्मात्री सभा, तो भारतीय संविधान निर्मात्री सभा प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा परोक्ष रूप से आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली द्वारा चुनी गई थी। तो ऑप्शन नंबर बी जो है यहाँ बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न संख्या 27 है, भारतीय संविधान को किसने बनाया? तो भारतीय संविधान को जो है ये किसने बनाया? तो ये बनाया संविधान सभा ने। ऑप्शन नंबर ए जो है हमारा बिल्कुल
करेक्ट हो जाएगा। तो भारतीय संविधान को किसने बनाया? तो ये संविधान सभा ने बनाया। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 28 की ओर। प्रश्न संख्या 28 है, संविधान सभा के लिए चुनाव कब संपन्न हुए? तो संविधान सभा के लिए चुनाव कब संपन्न हुए? तो ये हुए 1946 में। ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न संख्या 29 है, भारतीय संविधान सभा की स्थापना कब हुई? तो भारतीय संविधान सभा की स्थापना कब हुई? तो ये हुई थी 9 दिसंबर 1946 को। ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। 9 दिसंबर 1946 को भारतीय संविधान सभा की स्थापना हुई थी। प्रश्न संख्या 30 है, संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ? तो संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन ये कहाँ पे हुआ था? तो ये हुआ था दिल्ली में। ऑप्शन नंबर डी जो है हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, दिल्ली में। प्रश्न संख्या 31 है, संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता ये किसने की थी? तो ये किया था आपका सच्चिदानंद सिन्हा ने। ऑप्शन नंबर बी जो है यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। सच्चिदानंद सिन्हा जो है ये संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। प्रश्न संख्या 32 है, संविधान सभा का पहला सत्र हुआ? तो संविधान सभा का पहला सत्र ये कब हुआ था? तो ये हुआ था 9 दिसंबर 1946 को। ऑप्शन नंबर जो आपका सी है ये बिल्कुल सही हो जाएगा, 9 दिसंबर 1946 को। प्रश्न संख्या 33 है, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो ये थे सच्चिदानंद सिन्हा। ऑप्शन नंबर सी जो है हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा, सच्चिदानंद सिन्हा। प्रश्न संख्या 34 है, संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष ये कौन थे? तो ये थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ऑप्शन नंबर सी जो है हमारा यहाँ बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। 35वां है, 11 दिसंबर 1946 को किस संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष किसे जो है संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष चुना गया था? तो 11 दिसंबर 1946 को किसे जो है संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष चुना गया था? तो ये चुना गया था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न संख्या 36 है, संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? तो संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार ये कौन थे? तो ये थे वेनेगल नरसिंह राव। कौन थे? वेनेगल नरसिंह राव, यानी कि VN राव। प्रश्न संख्या 37 है, संविधान सभा के चुने हुए स्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो संविधान सभा के चुने हुए स्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो ये थे राजेंद्र प्रसाद। ऑप्शन नंबर सी जो है हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा। प्रश्न संख्या 38 है, निम्नलिखित में से कौन संविधान सभा का सदस्य नहीं था? तो यहाँ पे इसमें से बताना है कि कौन सा जो है संविधान सभा के सदस्य नहीं था। तो इसमें नहीं थे, ये थे H बेग, ये जो थे संविधान सभा के सदस्य नहीं थे, H बेग। बाकी ये तीनों KM मुंशी, N गोपालास्वामी अयंगर और TT कृष्णमाचारी, ये तीनों थे। प्रश्न संख्या 39 है, संविधान के विभिन्न पहलुओं के अध्ययन हेतु संविधान सभा ने कितनी समितियां नियुक्त की? तो संविधान के विभिन्न पहलुओं के अध्ययन हेतु संविधान सभा ने वह कितनी समितियां नियुक्त की थी? तो ये नियुक्त की थी 13। कितना? 13। ऑप्शन नंबर सी जो है हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न संख्या 40 है, संविधान सभा के प्रारूप समिति की नियुक्ति कब की गई थी? तो संविधान सभा के प्रारूप समिति की नियुक्ति कब की गई थी? तो ये की गई थी 29 अगस्त 1947 को। तो ऑप्शन नंबर सी जो है हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा, 29 अगस्त 1947 को। प्रश्न संख्या 41 है, भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे? तो भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष ये कौन थे? तो ये थे डॉक्टर BR अम्बेडकर। कौन थे? डॉक्टर BR अम्बेडकर। ऑप्शन नंबर सी जो है हमारा यहाँ राइट हो जाएगा। प्रश्न संख्या 42 है,
संविधान सभा के प्रारूप समिति के सदस्यों की संख्या कितनी थी? तो संविधान सभा के प्रारूप समिति में सदस्यों की संख्या कितनी थी? तो ये थी 7। ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा। प्रश्न संख्या 43 है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान की प्रारूपण समिति के सदस्य नहीं थे? तो कौन जो था ये भारतीय संविधान की प्रारूपण समिति के सदस्य नहीं थे? तो ये नहीं थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ऑप्शन नंबर डी जो है हमारे यहाँ बिल्कुल राइट हो जाएगा। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो थे ये भारतीय संविधान की प्रारूपण समिति के सदस्य नहीं थे। प्रश्न संख्या 44 है, निम्नलिखित में से कौन प्रारूप समिति का सदस्य नहीं था? तो यहाँ बताना है कौन जो है प्रारूप समिति का सदस्य नहीं था। तो नहीं था जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू जो थे ये प्रारूप समिति के सदस्य जो थे ये नहीं थे। प्रश्न संख्या 45 है, संविधान की प्रारूप समिति के समक्ष प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा? तो संविधान के प्रारूप समिति के समक्ष प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा? तो ये रखा था आपका जवाहरलाल नेहरू ने। ऑप्शन नंबर डी जो है हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, जवाहरलाल नेहरू। प्रश्न संख्या 46 है, संविधान सभा में सभी निर्णय किस आधार पर लिए गए? तो संविधान सभा में सभी निर्णय किस आधार पर लिए गए? तो ये लिए गए सहमति और समायोजना के आधार पर। ऑप्शन नंबर डी जो है हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा, सहमति और समायोजना के आधार पर संविधान सभा में सभी निर्णय लिए गए। प्रश्न संख्या 47 है, संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया? तो संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया? तो ये किया जवाहरलाल नेहरू ने। ऑप्शन नंबर सी जो है हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 48 है, भारतीय संविधान सभा की संघीय शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो भारतीय संविधान सभा की संघीय शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो ये भी पंडित जवाहरलाल नेहरू ही थे। ऑप्शन नंबर डी जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 49 है, भारतीय संविधान को अपनाया गया। तो भारतीय संविधान को जो है कहाँ से अपनाया गया? तो ये अपनाया गया है ब्रिटिश संसद द्वारा। ये अपनाया गया संविधान सभा द्वारा। ऑप्शन नंबर ए जो है हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा, संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान को अपनाया गया। प्रश्न संख्या 50 है, भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा कब पारित किया गया था? तो भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा जो है ये कब पारित किया गया? तो ये पारित किया गया जनवरी 22, 1947 को। तो 22 जनवरी 1947 को जो है भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा पारित किया गया। प्रश्न संख्या 51 है, संविधान निर्मात्री सभा में राष्ट्रध्वज संबंधी तदर्थ समिति के अध्यक्ष थे। तो संविधान निर्मात्री सभा में राष्ट्रध्वज संबंधी तदर्थ समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो ये थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ऑप्शन नंबर ए जो है हमारा यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 52 है, राष्ट्रीय झंडे की अभिकल्पना को भारत की संविधान सभा में ग्रहण किया गया था। तो राष्ट्रीय झंडे की अभिकल्पना को भारत की संविधान सभा में ग्रहण कब किया गया था? तो ये किया गया था आपका जुलाई 1947 में। ऑप्शन नंबर सी जो है हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा, जुलाई 1947 में जो है राष्ट्रीय झंडे की अभिकल्पना को भारत की संविधान सभा में ग्रहण किया गया था। प्रश्न संख्या 53 है, भारत की संविधान सभा ने किस तिथि को राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया? तो भारत की संविधान सभा ने किस तिथि को राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया? तो ये अपनाया 22 जुलाई 1947 को। ऑप्शन नंबर सी जो है हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा, 22 जुलाई 1947 को जो है भारत की संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया। प्रश्न संख्या 54 है, संविधान सभा ने संविधान को अंतिम रूप से किस दिन पारित किया? संविधान सभा ने संविधान को जो है अंतिम रूप से किस दिन पारित किया? तो ये किया 26 नवंबर 1949 को। ऑप्शन नंबर सी जो है यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। तो 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा ने संविधान को अंतिम रूप से पारित किया। प्रश्न संख्या 55 है, संविधान सभा अंतिम रूप से किस दिन आखिरी बार मिली? तो संविधान सभा अंतिम रूप से किस दिन आखिरी बार मिली? तो ये मिली 24 जनवरी 1950 को। ऑप्शन नंबर सी जो है हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा, 24 जनवरी
50 को। प्रश्न संख्या 56 है, संविधान सभा के कितने उपस्थित सदस्यों ने संविधान पर हस्ताक्षर किया? तो संविधान सभा के कितने उपस्थित सदस्यों ने जो है संविधान पर हस्ताक्षर किया? तो ये किया 284 सदस्यों ने। ऑप्शन नंबर बी जो है यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा, 284 सदस्यों ने जो है संविधान पर हस्ताक्षर किया। प्रश्न संख्या 57 है, संविधान सभा द्वारा जो है अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितने अनुच्छेद और अनुसूचियां थी? तो संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितने अनुच्छेद और अनुसूचियां थी? तो ये थी 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां। ऑप्शन नंबर सी जो है यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा, 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां जो है ये संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल अनुच्छेद और अनुसूचियां थी। प्रश्न संख्या 58 है, संपूर्ण भारतीय संविधान के निर्माण में संविधान सभा को कितना समय लगा? तो संपूर्ण भारतीय संविधान के निर्माण में जो है संविधान सभा को कितना समय लगा? तो ये लगा था 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन। तो कितना समय लगा था? 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन लगा था, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 59 है, किस दिन से संविधान सभा का अंतरकालीन संसद के रूप में आविर्भाव हुआ? तो किस दिन से संविधान सभा का अंतरकालीन संसद के रूप में आविर्भाव हुआ? तो ये हुआ 26 जनवरी 1950 से। ऑप्शन नंबर सी जो है हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा, 26 जनवरी 1950। प्रश्न संख्या 60 है, जिस संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का अधिनियम किया गया उसके सदस्य कौन थे? तो जिस संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का अधिनियमन किया गया उसके सदस्य जो है ये कौन थे? तो ये थे विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं द्वारा नामित। तो ऑप्शन नंबर सी जो है हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा, विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं द्वारा नामित। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 61 की ओर। प्रश्न संख्या 61 है, भारत के लिए संविधान सभा की रचना हेतु संविधान सभा का विचार निम्नलिखित में से सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया? तो भारत के लिए संविधान सभा की रचना हेतु संविधान सभा का विचार किसने सर्वप्रथम प्रस्तुत किया? तो ये किया स्वराज पार्टी ने 1924 में। ऑप्शन नंबर ए जो है हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा, स्वराज पार्टी ने 1924 में। प्रश्न संख्या 62 है, भारतीय संविधान सभा के प्रथम दिन के अधिवेशन की अध्यक्षता इन्होंने की थी। तो किसने की थी? तो ये किया था आपका डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने। ऑप्शन नंबर डी जो है हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। तो भारतीय संविधान सभा के प्रथम दिन के अधिवेशन की अध्यक्षता जो है डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने की थी। प्रश्न संख्या 63 है, प्रश्न संख्या 63 कह रहा है, निम्न कथनों में से कौन सा संविधान सभा के गठन के बारे में सही है? यहाँ पे सही पूछ रहा है। तो पहला कह रहा है संविधान सभा के सदस्यों का चयन 1946 के प्रांतीय चुनाव के आधार पर किया गया था। तो ये जो कथन है बिल्कुल सही है। दूसरा कह रहा है देशी राज्यों के प्रतिनिधियों को संविधान सभा में सम्मिलित नहीं किया गया, ये गलत है। तीसरा कह रहा है संविधान सभा के भीतर विचार विमर्श जनता द्वारा व्यक्त की गई रायों से प्रभावित नहीं होता था, ये भी गलत है। चौथा कह रहा है सामूहिक सहभागिता का भाव उत्पन्न करने के लिए जनता से सुझाव मांगे गए थे। तो ये कथन बिल्कुल सही है। तो इस प्रकार से देख ले तो 1 और 4 जो है यही बिल्कुल सही है। तो 1 और 4 हमारा यहाँ सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 64 है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही है? तो यहाँ पे कह रहा है कौन सा एक सही है? तो इसमें है पहला, वर्ष 1946 में प्रांतीय सभाओं द्वारा भारत की संविधान सभा चुनी गई। तो ये जो है बिल्कुल सही ही है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा, वर्ष 1946 में प्रांतीय सभाओं द्वारा भारत की संविधान सभा चुनी गई। प्रश्न संख्या 65 है, भारत के संविधान का निर्माता किसे माना जाता है? भारत के संविधान का निर्माता जो है किसे माना जाता है? तो ये माना जाता है बी आर अम्बेडकर को। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा, बी आर अम्बेडकर को जो है भारत के संविधान का निर्माता माना जाता है। प्रश्न संख्या 66 है,
संविधान पांडुलेखन समिति का निम्नलिखित में से कौन सदस्य नहीं था? संविधान पांडुलेखन समिति का जो है निम्नलिखित में से कौन जो है सदस्य नहीं था? तो ये नहीं था जवाहरलाल नेहरू ने। जवाहरलाल नेहरू जो थे ये संविधान पांडुलेखन समिति का सदस्य नहीं थे। प्रश्न संख्या 67 है, भारत का संविधान लागू हुआ। तो भारत का संविधान कब लागू हुआ? तो ये हुआ 26 जनवरी 1950 को। ऑप्शन नंबर ए जो है हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 68 है, संविधान को 26 जनवरी के दिन लागू करने का निर्णय इसलिए किया गया क्योंकि, तो क्यों किया गया? तो ये किया गया कांग्रेस ने इस तिथि को 1930 में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था। ऑप्शन नंबर ए जो है हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। कांग्रेस ने जो है इस तिथि को यानी 26 जनवरी के दिन ही 1930 में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था। प्रश्न संख्या 69 है, भारतीय संविधान सभा में महिला सदस्यों की कुल संख्या कितनी थी? तो भारतीय संविधान सभा में महिला सदस्यों की कुल संख्या कितनी थी? तो ये थी 15। ऑप्शन नंबर डी जो है हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। भारतीय संविधान सभा में महिला सदस्यों की कुल संख्या 15 थी। प्रश्न संख्या 70 है जो कि हमारा आज का अंतिम प्रश्न है, इनमें से किसने संविधान सभा में यह कहा था कि 26 जनवरी 1950 को भारत विरोधाभास के जीवन काल में प्रविष्ट हो रहा था? तो इनमें से किसने संविधान सभा में यह कहा कि 26 जनवरी 1950 को भारत अंतर्विरोधों के जीवन काल में प्रविष्ट हो रहा था? तो ये कहा डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने। ऑप्शन नंबर ए जो है हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर। तो फ्रेंड्स ये थे भारत का संवैधानिक इतिहास और संविधान सभा के कुछ प्रश्न जिसे हम लोगों ने कवर किया है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।